जमुना का ये हालत है, हमारा बचपन यहाँ बीता कि उसमें सिक्का डालते थे ना, तो बहुत दूर तक सिक्का नजर आता था। आज गटर में और यमुना में कोई कमी नहीं। मगर केजरीवाल ने इंडिविजुअल मुस्लिम्स को टारगेट करके कि ये मुसलमानों की वजह से पूरे स्प्रेड हो रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, और हर जगह मुसलमानों को जो है ना इस तरीके से देखा गया कि ये जो है ना कोरोना वायरस है। जैसे कांग्रेस अपने आप को बोलना नहीं चाहिए, बट सच्चाई यही है। जो पार्टी अपने आप को सेकुलर कहती है, लेजिस्लेशन लाने के बाद आपने शाहबानो केस के लिए पूरा फैसला पलट दिया कि मुसलमानों को खुश करने के लिए। अब बाद में जब देखा कि हिंदू नाराज हो गए तो रामायण चला दी डीडी नेशनल पे, ये भी खुश रहे। इस रोड को अमानतुल्लाह खान ने बेड़ा गर्क कर दिया, यहाँ के दुकानदारों का सारा कारोबार ख़त्म कर दिया, जबकि सबसे पुराना रोड है। यहाँ हिंदू मुस्लिम पंजाबी सब लोग रहते हैं। इकरा हसन जो है जाफराबाद वहाँ से मुजफ्फरनगर से खड़ी हुई है, वहाँ पे जितने भी यूथ हैं जीती ना वो ये कहते हैं कि साहब उसका कभी दुपट्टा नहीं उतरा सर से। थोड़ी बात बुरी लगेगी लोगों को, लेकिन वो वही टाइम है जब हिंदुस्तान में पहली बार बुर्का आया था, इंग्लिश आई थी, इलेक्ट्रिसिटी आई थी। आप हो सकता है चेक कर सकते हैं, तो यही मुसलमान कौम थी जिसमें से बहुत लोगों ने फतवा ला दिया था बिजली हराम है इस्लाम में। चेंजेस लानी पड़ेगी अपने अंदर भी, हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तालीम ऐसी चीज़ है, जब कुरान पहले नाजिल हुआ था तो सबसे पहला अल्फाज था इकरा। इकरा माने पढ़ो। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ये है दिल्ली की ओखला विधानसभा। ओखला गांव ही है, ये परफेक्ट ओखला गांव है। ओखला गांव यानी ओखला विधानसभा में भी एक छोटा सा क्लस्टर यहाँ पे रहने वाले लोगों का। अगर सामने जो इलाका दिख रहा है वो ओखला हेड है, और पीछे जाएंगे तो कौन सा इलाका पड़ेगा? बाटला हाउस का। और इन दोनों के बीच में ही पूरा ओखला बसा हुआ है। और ये अंकल जी हैं जो बहुत सारा ज्ञान कैमरे पे देने के बाद कैमरे पे बात नहीं करेंगे, ये बोल चुके हैं। और ये भाई साहब आए हैं, ये बोले हैं कि ये बात करेंगे। भैया ये बोल रहे हैं कि कई और लोगों को बुला रहे हैं, वो ना बुला रहे हैं ना आप? बिल्कुल वो बुला रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं वो कैमरे पे। मुझे नहीं पता बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, लेकिन देखते हैं। ये बताइए भाई, ये बताइए अंकल, ये बताइए अभी पहले ये समझना है कि ओखला कितना बड़ा एरिया है। ये पूरा ओखला क्षेत्र ही लगता है जी, फ्रेंड्स कॉलोनी पार करके महारानी बाग क्रॉस करके ओखला अपना पुराना ओखला एमएलए का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओखला गांव की बात हो रही है। ओखला गांव तो जहाँ आप खड़े हैं ये ओखला प्रॉपर गांव है। ये लाल डोरे की जगह है, ये ओखला गांव है। और कैसे डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ समय के साथ ओखला? भाई साहब 1955-60 से डेवलप धीरे धीरे होता रहा है। बाकी आसपास सारी अनऑथराइज कॉलोनी बन गई, वो कुछ रजिस्टर्ड हो गई हैं, कुछ रजिस्टर्ड नहीं हुई हैं। भाई ओखला गांव की जो घर लोग हैं, यहाँ की कॉलोनीज हैं, ये ऑथोराइज्ड है कि अनऑथोराइज्ड है? ये तो लाल डोरे की जगह है। लाल डोरा ऑथोराइज, लाल डोरे की जमीन है और ऑथोराइज्ड है। लाल डोरा क्या होता है? लाल डोरा गवर्नमेंट का अप्रूव्ड कॉलोनी होती है। अच्छा, कॉलोनी होती है, उसको आप ऑथोराइज, वो ऑथोराइज्ड है। बहुत पुरानी ऑथोराइज्ड। अच्छा, और कितनी आबादी होगी ओखला की? सिकंदर भाई हैं यहाँ है 35-40 हज़ार की आबादी। नहीं है ओखला गाँव की गाँव में। अच्छा, एक बात बताइए, कोई मुझे ये बता रहा था कि साल 2020 में दिल्ली में जो अनरेस्ट हुआ था, दंगे वंगे हुए थे सारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, प्लस शाहीन बाग के प्रोटेस्ट की वजह से डेमोग्राफी में बड़ा परिवर्तन हो गया है। जैसे पिछले 5 सालों में, जैसे मैं बता सकता हूँ कैमरे पर, राशिद जैसे हैं, राशिद यहीं इसी इलाके के रहने वाले हैं, बाटला हाउस के रहने वाले हैं, ये ओखला विहार के रहने वाले हैं। अब ये बता रहे थे कि बीते कुछ सालों में यहाँ पे डेमोग्राफी में बड़ा परिवर्तन हुआ है, जनसंख्या बढ़ी है, डिस्ट्रीब्यूट हुई है, रीडिस्ट्रीब्यूट हुई, कुछ हुआ है, क्या हुआ है? देखिए भाई साहब, जब बेरोजगारी दिल्ली से बाहर बढ़ती है ना, तो बड़े शहरों की तरफ पब्लिक आती है। तो वो तो जो हर जगह बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास हर जगह हो रहा है, वो दिल्ली में भी हो रहा है। लेकिन जो चेंजेस हुई है वो जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, इसने मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी ना, वहाँ उसको डिवाइड कर दिया। अच्छा, वो चेंज कर दिया सब कुछ यहाँ पे। तो उसकी वजह से अब यहाँ पे की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी फ़र्क आ गया। एक तो यहाँ कोई पुरानी लाइन है, सीवर लाइन वगैरह सब पड़ी हुई है, जैसे पुराने टाइम के पड़ी हुई है, उसको कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, सब अपना घर भर रहे हैं। कोई करप्शन करके जेल पड़ा हुआ 3 साल, वो कह देता है जी मैं तो जेल में था। अब भाई क्यों था? हमारी कुछ मदद करके पड़ा हुआ था क्या? मतलब किसके बारे में बोल रहे हैं? अमानतुल्लाह खान के बारे में? भाई किसी के बारे में भी बोल रहे हैं। अरे कोई नाम तो ले लीजिए। कोई बात चाहते हो तो अमानतुल्लाह खान के बारे में बोल रहे हैं। जब से वो आए ओखले को डुबो दिया उन्होंने। अच्छा, ठीक है। एक इस रोड पुराना गांव का सबसे बड़ा रोड था, ये सबसे अच्छा डेवलप रोड था। अगर आप अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो सुनिए ध्यान से और इसको चलाइएगा। इस रोड को अमानतुल्लाह खान ने बेड़ा गर्क कर दिया, यहाँ के दुकानदारों का सारा कारोबार ख़त्म कर दिया, जबकि सबसे पुराना रोड है। यहाँ हिंदू मुस्लिम पंजाबी सब लोग रहते हैं, पूरा कारोबार ख़त्म कर दिया, यहाँ रोज़गार ख़त्म कर दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि बडला हाउस चौक पे गोल चक्कर बनाने के लिए यहाँ के लोग गए थे, जिन्होंने अपना पैसा भी लगाया था, वक्त भी लगाया था उसको जिताने के लिए। लेकिन उस
उसने यहाँ के लिए कह दिया चले जाओ, मैं ओखला के लिए कुछ नहीं कर सकता, रोड बंद कर दिया। अब चारों तरफ से ये एरिया पैक हो गया, यहाँ कोई कारोबार नहीं है। ये छोटी छोटी परचून की दुकानें चल रही हैं और कोई काम नहीं है। अच्छा, मैं अंकल जी से एक सवाल लेकर आपको बताता हूँ। भैया सर क्या नाम पड़ेगा आपका? अजियास मोहम्मद। सर ये बताइएगा जस भाई कि जैसे इस इलाके में डेमोग्राफी चेंज की बात हो रही थी, कई लोगों ने मुझसे बताया, भाई साहब ने मुझे थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यहाँ पे जैसे जनसंख्या का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इस इलाके की जनसंख्या बढ़ गई या घट गई, मार्केट दूसरी जगह चले गए, खुल गए, हुआ क्या एग्जैक्टली दिल्ली साहब पिछले 5 सालों में 2020 के दंगों के बाद से खासकर क्या हुआ है? कौन से दंगों के बाद? 2020 के जो दिल्ली दंगे थे उसके बाद शाहीन बाग का प्रोटेस्ट था, उसके बाद से डेमोग्राफी में, जनसंख्या में, उसका वितरण में बदलाव आया। उसके बाद तो इतना बढ़ा नहीं है, लेकिन यहाँ फ्लैट बनने और बिक रहे हैं वो सब। अच्छा। तो अब कोई तो उनमें रहेगा ना भाई, बनते हैं तो जगह बढ़ती है और बढ़ती है तो वो जो बनवाता वो अपने लिए तो नहीं बढ़वाता, वो तो जो आएगा उसको खरीद कर रहेगा। लेकिन इतना बड़ा इशू जनसंख्या का नहीं है इसमें। नहीं। हाँ भाई, ये है कि इलाका ये मुस्लिम बहु मुस्लिम एरिया है, तो लोग बाग चाहते हैं कि हम अपनों में ही चलें। और अपने समुदाय के बीच रहना चाहते जामिया यूनिवर्सिटी है, पढ़ने के वो वसाइल यहाँ पर अच्छे हैं, प्लस यहाँ रोजगार के मौके हैं कि नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, इधर रोजगार है, तो लोग बाग आते हैं यहाँ इसमें। मतलब अपनी डेमोग्राफी या अपने समुदाय के लोगों को देख के, या शिक्षण संस्थान है उसके आसपास के उसके हिसाब से लोग बस रहे हैं। आदमी चाहता है कि मैं अपनों में ही जाके रहूं, उसका कल्चर मिला जुला रहता है, उसका उठना बैठना एक जैसा हो जाता है, जहाँ से आता है वैसों में रह लेता है, उसे नमाज पढ़ने की आसानी, रोज़े रखने की आसानी, तभी तो आदमी जाता है उसमें। अब यहाँ हर थोड़ी दूर पे मस्जिद है, आदमी नमाज अदा कर लेगा उसमें जाके। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप लोग, यहाँ पे ओखला में किसका सीन चल रहा है इस बार? क्या लग रहा है कि कौन विधायक कौन जीत सकता है? इसमें हम ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि ये कोई किसी काम का तो होता नहीं, सिर्फ अपने जीतने की हद तक ये सारे वादे करते हैं। अच्छा। उसके बाद तो कहते हैं जी हमारे घर पे भी मत आओ, हमें तो सिर्फ भीड़ इलेक्शन में चाहिए, बाकी हम कुछ नहीं कर। ये जो ओखले का इन्होंने जिक्र करा, ये यहाँ का नहीं, आसपास के गाँव का मेन बाजार हुआ करता था। ये पूरा इलाका? जी हाँ, ये जहाँ आप खड़े हो, यहाँ पूरे दूर दूर तक के इलाके का यहाँ काम होता था। अच्छा। अब इसकी हालत ये है, मैं ओखला में रहता हूँ, मुझे अब उधर रोड पार करके जाना पड़ता, तो जामिया मेट्रो स्टेशन से स्कूटर घुमा के लाऊं, और फिर घर जाना तो फिर यहाँ क्या नाम है, स्कूल के पास से घुमा के लाऊं। सारा जो रास्ते का, अब आप ये देख लो, यहाँ बाहर निकलोगे, यहाँ चौक पे लोगे, अब आपको जाना तो थाने के सामने से आप यू टर्न लाओगे। तो इस इलाके वालों को तो समझ लो बांध के रख दिया कि उसे हर बार बॉर्डर पार करना पड़ता। व्यवस्था के लिए तो जरूरी होगा ना, उतना तो कोई नहीं करता व्यवस्था। हाँ, उतना तो व्यवस्था के लिए जरूरी होगा। ये हाल देख लो, ओखला की मेन मार्केट है, हर दूसरी दुकान का शटर बंद है, ग्राहक ही नहीं है। यहाँ एक लाला जगदीश हैं सबसे पुराने, वो बेचारे सिर्फ यहाँ कर रहे हैं काम, नए की हिम्मत ही नहीं होती, वरना सारी दुकान यहाँ खुली भी हुआ करती थी। अब यहाँ ग्राहक जो आदमी मार्केट के बंद शटरों की फोटो खींचिए, और ये अमानतुल्लाह की वजह से, आप यहाँ पर जितने भी अमानतुल्लाह की वजह से, उसका किराया भी तो निकाला इसका जिम्मेदार अमानतुल्लाह है जो ये शटर बंद है। ऐसा क्यों किया? वो क्या किया है उसने वहाँ पे? उसने दोनों तरफ से हमारे रास्ते बंद कर दिए, जो अभी भाई ने बतलाया आपको। तो कैसी क्या दुश्मनी ओखला गांव के लोगों से उनकी? उसको होगी तो वही बतलाए ना, ओखला गांव में आता क्यों नहीं? आपसे मैंने कहा ना कि वो आता नहीं, आए ना, आ जाए वोट मांगने आ जाए। मतलब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग आप बता रहे हैं कि ओखला विधानसभा में के जो प्रत्याशी हैं, 10 साल से इनकम्बेंट एमएलए हैं, इस साल के प्रत्याशी हैं, वो ओखला गांव में ही वोट मांगने नहीं आ रहे, आप ये कह रहे हैं? ओखला गांव में वोट इसलिए नहीं मांगने आते क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं डेवलपमेंट चाहते हैं, अपनी इस इलाके से नाराज़, वो अमानतुल्लाह से जो है नाराज़ हैं। यहाँ के लोग? उसका रीज़न ये है कि उन्होंने जो है ओखला गांव विधानसभा से के नाम से ही ये पूरा इलाका डेवलप्ड हुआ है। ठीक है। बटला हाउस, आपका जोगाबाई और जसौला और ओखला गांव, इसके अलावा कुछ नहीं था यहाँ पर, सब खेती हुआ करती थी। और इसी इलाके से जो है वो बिल्कुल भूल चुके हैं पूरी तरीके। आगे से उन्होंने वो उसको बिल्कुल बॉन्ड कर दिया है। आगे उन्होंने जो है क्या कहते हैं उसको, बटला हाउस के सामने वो लगा दिए, ताकि ये बिल्कुल बैरियर लगा दिए, यहाँ कोई आता ही नहीं है। अब वो अमानतुल्लाह ने थोड़ा लगाया होगा, तो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस लगाया होगा। अमानतुल्लाह ने लगाया। ट्रैफिक पुलिस का क्या मतलब है? तो ट्रैफिक मैनेज करना थोड़ा काम होगा अमानतुल्लाह का। अमानत ने मार्केट का रास्ता बंद करा। नहीं तो अगर जो ट्रैफिक वालों ने लगाए तो वहाँ रेड लाइट बनाए, कंट्रोल करें खड़े होकर। ये कोई तरीका थोड़ी है कि ओखले को ब्लॉक करके रख दिया उन्होंने।
किसी ने भी लगाया, हम किसी का नाम नहीं लेते, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है इसको कंट्रोल करे ना, ट्रैफिक को। होता ही नहीं, 24 घंटे जाम लगा होता। अब आप निकल जाओ जरा, अगर जो 1 घंटे से पहले वहाँ क्रॉस कर लो आप, जामिया से यहाँ आना आपको 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि सारी स्कूल की बसें एक टाइम पे आती हैं, फिर उनको लेने के लिए पैसे वाले अपनी गाड़ी लेके आते हैं, फिर वो वहाँ खड़ी करते हैं, और जो आम वजह से आदमी जाम चलने लगता है। वाला है तो उसको, वो तो बेबस है बिल्कुल, क्योंकि हर पेरेंट्स को बच्चा अपना वहाँ चाहिए। अच्छा, जब शीला दीक्षित की सरकार हुआ करती थी इसके पहले, तब क्या स्थिति थी? क्योंकि मैं बहुत रिसेंट पास की बात कर रहा हूँ। जब शीला दीक्षित की सरकार हुआ करती थी दिल्ली में, तब क्या स्थिति थी ओखला गांव की? कितना डेवलप था, कितना काम हुआ उस ज़माने में? फिर उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल की सरकार आई, तब कितना काम हुआ ओखला के इलाके में? आप डेवलप किस चीज़ को कहते हो? ये सड़कें बनाने को डेवलप कहते हैं, जो इनकी जिम्मेदारियां हैं, ये हमारे पैसे से तो बनती हैं, कौन सा अपने घर से लगाते हैं। सीवर के काम को आप डेवलप कहते हो, जो हर आदमी की ज़रूरत है। यहाँ का आप लेवल देख लो, अभी बन के गए, ये सारे सीवर भरे हुए होंगे। ये ठेकेदार ऐसा बेहुदा काम करता है। नई सड़क का आप देख लो कि ना कोई लेवल है, ना कोई उसका ढलान है। अभी बारिश होगी, अब भी नई सड़क पे पानी भरा हुआ मिलेगा। बाजार से मस्जिद आना मुश्किल हो जाता है, कोई यहाँ लेवल नहीं है। यहाँ सैकड़ों बार इसमें पैसे लग चुके हैं बाजार में, लेकिन हल उसका कोई नहीं है। कोई भी सरकार रही हो यही स्थिति कोई रही भी है। सरकार रही हो, सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे। ठेकेदार ऐसा बेहुदे तरीके से काम करता है कि गली के कोने पे 2, 4, 6 फुट का टुकड़ा छोड़ देगा, और वो इसकी प्रॉब्लम बनी रहेगी बच्चों को आने जाने के लिए। कहीं भी चले जाओ, अब उधर बटला हाउस में जाते, वहाँ तो सालों हो गए बुरी हालत हुए। बच्चे स्कूल छोड़ने जाना होता, मुश्किल खड़ी हो जाती है स्कूटर से जाना। अभी को बताइए आप लोग, ठीक है। मैं एक एक करके कुछ कुछ पैरामीटर्स आपके सामने रखता जा रहा हूँ, इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। मैं एक सरकार के काम धाम और यहाँ की जिम्मेदारियों पे बात हो गई। आप लोग भी चाहें तो बातचीत कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं किसी को। अब एक पैरामीटर है सरकार का रिपोर्ट कार्ड ऑन द टर्म्स ऑफ भ्रष्टाचार, ठीक है। जिस समय केंद्र में यूपीए की सरकार हुआ करती थी, उस सरकार पे आरोप लगे तमाम किस्म के भ्रष्टाचार के, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आरोप थे। फिर शीला दीक्षित की सरकार आई, कॉमनवेल्थ के नाम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार आई यहाँ पे दिल्ली में, तो अरविंद केजरीवाल पे शराब घोटाले के, उनकी सरकार पे आरोप, शराब घोटाले के आरोप लगे। उनके कई सारे नेता बंद कर दिए गए। अब उन पर एक यमुना के सफाई न करने के इल्ज़ाम भी हैं। उन पर मुख्यमंत्री आवास पर टैक्स पेयर्स का पैसा बेतहाशा बर्बाद करने का भी आरोप लग रहा है कि मुख्यमंत्री आवास के रिनोवेशन पे उन्होंने टैक्स पेयर का पैसा बेतहाशा बर्बाद कर दिया। आप लोग दिल्ली के बाशिंदे हैं, ओखला के बाशिंदे हैं, सटा हुआ यूपी है, नोएडा यहीं से बगल में लगता है। आप लोग क्या सोचते हैं इन आरोपों पे, जब सरकार पे इस तरह के आरोप लगते हैं, और वो सरकार जो 10 साल से यहाँ पे सत्ता में है? जो भी आपने बताया, कोई काम तो हो नहीं रहा। जमुना का ये हालत है, हमारा बचपन यहाँ बीता है कि उसमें सिक्का डालते थे ना, तो बहुत दूर तक सिक्का नज़र आता था। आज गटर में और यमुना में कोई कमी नहीं, ना कोई सफाई है ना कुछ है। उसका हालात देख लो जाके, 10 कदम पे नहर नज़र आ जाएगी, आगरा कैनाल। तो सफाई तो कुछ नहीं है। और ये सब एक थाली के अट्टे बट्टे हैं, एक हमाम में सारे नंगे। किसी का कुछ बिगड़ा जिस पे भी लगा है। जेल वेल गए ये लोग? हैं? जेल वेल गए थे ये लोग? जेल में तो आप चालान ना भरो तो आपको भी भेज देंगे। जेल भेजना कोई सब दिक्कत नहीं। वो तो वहाँ भी उसी अच्छे तरीके से रहते हैं, वो जेल की तरह थोड़ी रहते हैं वो लोग। अंदर बड़ा सुविधा होती होगी। यार कमाल कर रहे हो। अरे मुझे क्या पता, मैं कभी जेल थोड़े गया हूँ, और मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ। कमाल कर रहे हो, ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि आपको पता नहीं है। आप देख लो जाके, तो सुनते तो आप। नहीं, मुझे नहीं जाना है जेल। आई एम सॉरी, मुझे नहीं जाना है जेल गलत वजहों से। आप कभी गए हैं जेल? हाँ मैं गया हूँ। अच्छा, अरे क्यों? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता मैं था। ऐसे ही गया हूँ जैसे गलत वजहों से। आप गए हैं? कब की बात है? बहुत पुरानी बात है। क्या था मुकदमा? बिजली चोरी का। किसने लगवाया? पड़ोसियों ने। कितने दिन रहे अंदर? एक रात रहा कहाँ की जेल में? तिहाड़ जेल में। एक रात के लिए डाल दिया? मुकदमा मेरे क्या हुआ? प्लॉट में वो तार अपने अपने निकाल के वो मेरे यहाँ डाल दिए सारे, अच्छा, बंद प्लॉट में। चलिए युवाओं से बात करते हैं। बताइए भाई, आप कभी जेल गए हैं? जाते जाते रह गया था। कब की बात है यार? यार कोशिश में क्यों असफल रहे आप अपनी? CNRC मगर पकड़ा जाता चला ही जाता। CNRC में? हाँ, कॉलेज में थे ना हम लोग, जामिया में। जामिया में? जी जी। अच्छा, क्या हुआ था उस समय? कुछ नहीं, बस वही CNRC के जो प्रोटेस्ट था, हाँ। तो उसमें रात में नाम जो बता दीजिए भाई अपना। मेरा नाम रहबर हुआ हाँ, जी। तो वही प्रोटेस्ट वाले में हो जाता, बट हुआ नहीं ऐसा कुछ सच।
जो भी हुआ उस दिन तो आपने कवर किया ही था ऑब्वियसली। मैं असल में आपको देख के ही रुका। अच्छा मैं आप लोगों को बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ, तो मैंने वही देखा एग्जैक्टली, मुझे लगा कि आप ही, क्योंकि अभी रिसेंटली आपके जाफराबाद वाला इंटरव्यू देख रहा था, जो आप सीलम उधर गए थे ना, भजनपुरा जो साइड पूरा में। एरिया पूरा वो जो डिवाइडेड हो गया है, जो पूरा वो सीन, तो वही देख रहा था मैं। बोला इतनी अच्छी रिपोर्टिंग थी आपकी, इतना बैलेंस, मतलब कि एग्जैक्ट जो है सिचुएशन आपने वो पोर्ट्रे किया। अब ये बताइए, जैसे आ जाओ भाई, आ जाओ, जाओ मत तुम्हारा इंतजार है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे अब कैमरे पे दिख गए हो तुम, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम बहुत अच्छे, तुम भी कैमरे पे दिखे हो, तुम दिख गए हो, आ जाओ। ये बताइए भाई, ओखला विधानसभा की क्या स्थिति है? ओखला में क्या किसका? मैं यहाँ का वोटर तो नहीं हूँ, बट यहाँ 10 साल से हूँ। हाँ। मेरी पढ़ाई वढ़ाई सब यहाँ से है। यहाँ देखिए, ऐसे सच कहना कि कोई अच्छा तो कोई नहीं है, बुरे में कम बुरा ही चुनेगा। बुरे में जो कम बुरा है वही चूज़ किया जाएगा। और मेजरली देखिए, ओखला विधानसभा का सीन ये है कि मेजॉरिटी वोटर्स मुस्लिम्स हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इंक्लिनेशन मुस्लिम की तरफ जाएगा। ऑब्वियसली बीजेपी को तो वोट देंगे नहीं, अगर देंगे भी तो वो 20% 30% जो है वो देंगे, बाकी मुस्लिम तो या तो कांग्रेस है तो आप। और अगर लार्जर स्केल पर देखा जाए तो ये लोग आपको ही वोट देंगे, आम आदमी पार्टी को मोस्टली, चाहे काम करे ना करे, क्योंकि ऐसा तो मुझे नहीं लगता कोई खास काम हुआ है। यहाँ पे अगर प्रत्याशियों की बात करें तो अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी से हैं, सामने हैं अरीबा खान, कांग्रेस के अरीबा खान है, शफाउर रहमान MIM से हैं, और मनीष चौधरी हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो मुस्लिम वोट अगर आप कह रहे हैं कि 3 फाकों में जा सकता है, जो मतलब MIM, कांग्रेस और आप। AIMIM को बहुत सेंटिमेंटल लोग हैं वो वोट देंगे। कांग्रेस में वो थोड़ा वो देंगे जो आम आदमी पार्टी से नाराज़ है किसी वजह से, अगर होगा उनका काम नहीं हुआ या कुछ ऐसा। लेकिन जो मेजॉरिटी सुलझा हुआ वोटर है, जिसको लार्जर स्केल पर दिल्ली नज़र आ रही है कि हाँ भाई दिल्ली अगर अरविंद केजरीवाल जीतेगा, आम आदमी पार्टी जीतेगी, जो कि ऑब्वियसली जीतेगी, क्योंकि कुछ दिन पहले आपका यहाँ का भी दिखा रहे थे, नाम भूल रहा हूँ मैं, जो दिल्ली का उधर एरिया है, तो आई थिंक साफ के लिए तो कबूतर बीट कर दिया। जी नहीं साइड का उधर का था, तो उधर इसका मीम कटेगा। हॉस्पिटल शो कर रहे थे, तो हॉस्पिटल बहुत अच्छा था। ओवरऑल देखा जाए तो गरीबों के लिए थोड़ा बहुत काम तो आम आदमी पार्टी ने किया है, नो डाउट। अंकल जी ये बता रहे थे मुझे कि खासकर ओखला गांव के लोग काफ़ी, ओखला गांव के रहने वाले लोग उससे काफ़ी नाराज़ हैं अमानतुल्लाह खान से। ये कि यहाँ के लोग को काम नहीं किया कभी, ये शिकायत है। कम ज़्यादा तो हर पार्टी करती है, वो तो कहना बेकार, हर पार्टी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करती है। उन्हें तो बटला हाउस वालों ने जितवाया है, वो यहाँ के लोगों को तो मानते ही नहीं कि इन्होंने वोट दिए मुझे। उनको बटला हाउस वालों ने, और क्या, उन्होंने वो साफ मना करते हैं कि ओखला वालों को तो कोई रोल ही नहीं है, मुझे जिताया है बटला हाउस वालों ने। ये सारे इकट्ठे होके गए थे यहाँ ओखला बाजार के उसके पास, हाँ क्यों? किसी काम से गए थे, ये डिवाइडर वगैरह हटवाने के लिए आमने सामने के। उसने साफ मना कर दिया कि मेरा कोई रोल नहीं है, ना मैंने, इन्होंने मुझे वोट दिया। हाँ, तो फिर मतलब ओखला का, अगर ओखला गांव का कंसोलिडेटेड वोटिंग कहीं हो पड़नी है तो किधर जाएगा इधर का वोट? दे देंगे रीबा खान को, कांग्रेस को। कांग्रेस की तरफ जा सकता मैंने है। आपको जैसा कहा ना कि 3 तरह के वोटर्स हैं, सेंटिमेंटल AIMIM के साथ, जो एकदम ही इमोशनल सोच रहे हैं, जो थोड़ा लॉजिकल सोचेंगे आम आदमी पार्टी को देंगे, और जो खफा है, जिनका काम नहीं हुआ, वो ऑब्वियसली कांग्रेस की तरफ जाएंगे। वो 3 ही तरह के लोग हैं। और जो पुराना बाजार कौन सा है और नया कौन सा है? पीछे छप्पर वाली मस्जिद वाला रास्ता है ना, उन्होंने वहाँ ओखला गांव का वो लगा दिया बोर्ड, जबकि ये बाजार है ओखला का पुराना। ये तो सबसे पुराना है। हाँ, और उन्होंने वहाँ लगा दिया, यहाँ तक कि D ब्लॉक जैसे इलाके में उन्होंने लगवा दिया कि D ब्लॉक में आपका स्वागत है। ओखला की कोई वैल्यू ही नहीं है, इसमें किसी का स्वागत नहीं है। स्वागत होगा यार, ये कोई बात होती नहीं, है? एक वो तो होना चाहिए, ये पिछले हाँ, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले कोई बोल रहा था, मैंने यहीं पे सुना, मेरा तो उतना पता नहीं था, कि आई थिंक अमानतुल्लाह खान इसके भी हेड थे ना, अभी चेयरमैन थे, ये वक्फ। तो उसमें भी कुछ ऊपर नीचे चीज़ें हुई हैं। हाँ, मैंने अमानतुल्लाह खान का एक इंटरव्यू लिया था, मैंने उनसे पूछा भी था कि वक्फ बोर्ड में आपके पर इल्ज़ाम है कि आपने करीबियों को अपने भर्ती करवाया, तो उस पर वो कह रहे हैं कि नहीं संविदा पर खाली थी भर्तियाँ, और मुकदमा हो तो बता दीजिए, इस तरह का इल्ज़ाम है नहीं है मेरे ऊपर। देखिए, हम लोग बिहार से, तो एज सच वहाँ हो, दिल्ली हो या दुनिया की कोई भी कोना हो, अभी ट्रम्प जीता है तो एलन मस्क को सीट मिल गई वहाँ कैबिनेट में, तो देखिए जो करीबी रहेगा, जो सपोर्ट करेगा, ऑब्वियसली ये मानने वाली बातें हैं। वो लोग, अमानतुल्लाह खान चुनाव जीते चाहे हारे, लेकिन एलन मस्क से कंपैरिजन सुन के बड़ा खुश जरूर होंगे ना। देखिए सीन ये है ना कि इंसानी फितरत है, जो उसका करीबी रहेगा उसको पहले सपोर्ट करेगा, चाहे दुनिया के किसी भी कोने, किसी भी जात, किसी भी धर्म का इंसान हो, किसी भी पार्टी का, वो हर पार्टी में सीन है। ये है कि किसी पे जब इलेक्शन है तो दिल्ली की बात हो रही है, अब वहाँ इलेक्शन थे तो वहाँ की बात हो रही है। इलेक्शंस की खेल है, और रही बस एट द एंड ऑफ द डे यही है कि पब्लिक अपना ये देखे कि किससे हमको फ़ायदा है।
हर चीज़ से उठ के सिर्फ ये देखना चाहिए कि पॉलिटिकल ग्राउंड पे फ़ायदा किससे है, ये कौन से लोग हमारे लोगों को अच्छा कर सकते हैं। क्या लग रहा है कौन फायदा करेगा इनका बेसिकली यहाँ के लोगों का? लार्जेस्ट स्केल पे अगर दूर का देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ही कर सकती है लार्जेस्ट स्केल पे। जब तक कांग्रेस अरे उसे जीतने ही नहीं देंगे किसी कीमत पे, चाहे हाथ पकड़ पकड़ के वोट डलवाना पड़े कांग्रेस पे। अरे यार ये मत करो, ये मत बोलो कैमरे पे यार, ज्यादा घबरा जाएगा केस। तुम जेल तो नहीं गए अभी तक? नहीं, उन्होंने तो कुछ करा ही नहीं क्या है। नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ नाम है। जेल तो नहीं गए अभी तक? नहीं। अच्छा, जो उंगली पकड़ पकड़ के कांग्रेस पे वोट डलवाने वाली बात कर रहे हो उसमें गड़बड़ा जाएगा खेल तुम्हारा। जिसको अपनी नेतागिरी चमकानी है उसको एक बार जेल जाना पड़ेगा कि हाँ भाई कि हम समाज के लिए गए। वो अलग सी बात है, खुद की गलतियों से जाते हैं लोग कि आप ऐसी बात ही मत कीजिए जो संविधान के या कानून के खिलाफ हो, वैसा काम ही मत कीजिए। आपको जो चीज़ चाहिए वो लिखित तौर पे आप दीजिए, अपने नेता को बोलिए, नहीं मानता है आप वोट अलग दीजिए। आम आदमी पार्टी के खासकर माइनॉरिटीज़ के प्रति रुख को लेकर काफ़ी सारे सवाल उठते हैं कि उनका रुख क्या है माइनॉरिटीज़ को लेकर, चूँकि ये सवाल तब ज़्यादा और मौजू हो जाता है जब आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे ताहिर हुसैन, जो दिल्ली दंगों के आरोपी भी हैं, वो खुद मुस्तफ़ाबाद सीट से AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। मुस्लिम समुदाय जो है वो आम आदमी पार्टी के रुख को लेकर, उस सरकार के रुख को लेकर, अरविंद केजरीवाल उनके तमाम नेताओं के रुख को लेकर क्या सोचता है, उनका सोचना क्या है? देखिए, कोई भी पार्टी एक मोहल्ले या एक कौम की पार्टी बन के रह जाएगी तो वो ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाएगी। नहीं है, एकदम बात सही कर रहे हैं आप, 100% बात सही कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे ना हर सेक्टर का एड्रेसल कितना है इसकी बात हो रही है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि ये माइनॉरिटीज़ के बारे में कितना सोचते हैं, कांग्रेस के बारे में हम लोग बात का एक सब साल 84 समय बात होती थी कि ये पंजाब के बारे में उनकी नीतियाँ क्या हैं, सिख समुदाय के बारे में नीतियाँ क्या है, दिल्ली में ही इतना बड़ा मैसेकर हुआ था, तब सवाल उठते हैं सारी पार्टियों पे, इसलिए इस लिहाज से बात की जा रही है। उस लिहाज से आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन जब पॉलिटिकल विल की बात आती है ना लोगों के पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो पॉलिटिकल विल पब्लिक मोरालिटी अलग कर देते हैं वो लोग, प्राइवेट मोरालिटी अलग कर देते हैं। पब्लिक में एक अलग बात करते हैं और प्राइवेटली उनको भी पता होता है कि सही क्या गलत क्या है, किसको सपोर्ट, लेकिन उनको देखना पड़ता है कि कौन सा कैंडिडेट हमारे जीत के ला सकता है। ग्राउंड पे तो फिर वही मैटर करता है। मान लिया आप पार्टी सबसे अच्छे, लेकिन अब आप जीत ही नहीं पा रहे तो फिर आपकी अच्छी पार्टी होने का कोई फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि आप इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे अपने रूल्स या लॉज का होके। तो इसलिए उनको जीतने के लिए वैसे कैंडिडेट को लॉन्च करना पड़ता है जिसमें बिल हो और जिसको सब लोग वोट दें। अब जैसे आपने ताहिर हुसैन का नाम लिया, तो अभी रिसेंटली मैंने वही बताया आपको कि आप इंटरव्यू कर तो रहे थे ताहिर हुसैन के वहाँ घर के जस्ट नीचे, और वो लोगों के रिव्यू ले रहे थे, उनमें भी मेजोरिटी जो उनके घर के नीचे थे ताहिर साहब को उनको कर रहे थे, वो क्या बोलते कर रहे थे, और एक दो बंदा जो आदिल आदिल अहमद खान को, आदिल अहमद जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, तो उनको सपोर्ट कर रहे थे। और जबकि आप उस साइड गए जो सड़क पार करके दूसरी साइड है तो जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है, हाँ, तो वहाँ पे भी उन लोगों ने कहा कि हम बीजेपी को वोट देंगे। हर आदमी अपने हिसाब से सही है, गलत कोई नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपना फायदा दिखाए एट द एंड ऑफ द डे। जो लोग आपको आके न्यूज़ पे, देखिए कैमरे पे बोलना बहुत आसान है, कैमरे पे कोई भी आके बोल देगा सब चीज़ ऐसा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। आप नॉर्मली घर के हालत किसी पर्सनली घर के देखिएगा तो वो अपना ही फायदा देखेगा कि मेरा किससे फायदा है, चाहे वो नेता के करीबी हो। आप बताइए। मुस्लिम्स जो है हर पार्टी के लिए मुसलमान जो है ना अछूत हैं। वो ये ऐसा इसलिए कि अगर इनका नाम लिया तो बहुसंख्यक जो वोटर्स हैं हमारे, वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे, वो हमें वोट नहीं देंगे। तो अगर हमने मुसलमानों का नाम ओपनली लिया, केजरीवाल ने आज तक जो है ना मुस्लिम्स के लिए आज तक माफ़ी नहीं मांगी। जो अपने मरकज़ वाला जो केसेस था दिल्ली दंगों तबलीगी जमात का मरकज़ वाला जो पूरा केस निजामुद्दीन वाला केसेस था, उस टाइम पे कहने लगे कि साहब इतने केसेस जो हैं मरकज़ के हैं और फलां ये हैं, तो मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस बात के लेकर। होना तो सबके लिए आम था, सारे हिंदू मुस्लिम सब कब्रिस्तान प्रभावित कर रहा था, बिल्कुल सबको प्रभावित कर रहा था। मगर केजरीवाल ने इंडिविजुअल मुस्लिम्स को टारगेट करके कि ये मुसलमानों की वजह से पूरे स्प्रेड हो रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, और हर जगह मुसलमानों को जो है ना इस तरीके से देखा गया कि ये जो है ना कोरोना वायरस है, या वो सब्जी वाला उसको परेशान किया गया। ये तकलीफ़ जो है आज तक मुसलमानों के दिल में है, और जिसकी वजह से जो है ना क्यों नहीं बोलते वो, केजरीवाल को बोलना चाहिए, सॉरी कह देना चाहिए। वैसे तो बहुत ज़्यादा वो माफ़ी मांगता है, कहता है कि उसने तो जाहिर है सबके सामने बोला कि नाम है मुस्लिम्स की वजह से स्प्रेड हो रहा है, ये मुस्लिम्स के अलग केसेस हैं और ये केसेस इतने हैं, इसकी वजह से फैल रहा है। बाकी जो गोदी मीडिया है उसने इसको कैच कर लिया, और कैच करने के बाद मुसलमानों के ऊपर जो टॉर्चर और लिंचिंग हुई है, जो परेशान किया गया है, तो वो उस चीज़ को एक नैरेटिव तो सेट कर ही दिया उसने। नैरेटिव तो सेट हो जाता जब कोई एक नेता, वो आज तक एनआरसी में इतना बड़ा एजिटेशन चला, वो कभी उसके अंदर आए नहीं। अरविंद केजरीवाल चले जाओ, उनका कोई भी नुमाइंदा कभी नहीं आया, ना हिमायत करी, और जीतने की उम्मीद रखते हैं। भाई कमाएंगे, बिजली पानी का बिल दे देंगे जो भी हुकूमत आएगी,
खाली केजरीवाल के लिए हमें बिजली पानी ही नहीं चाहिए, और सहूलियत भी चाहिए, इंसानियत भी चाहिए। आम आदमी पार्टी जो है ओपनली सपोर्ट नहीं करती, मुस्लिम्स को ओपनली सपोर्ट नहीं करती। वो चाहती है कि बस इनके वोट मिल जाएं चुपचाप, हमें ये खामोशी से हमें ये वोट दे दें और हम जो है सीधे रहें। होता क्या है ना, थोड़ा मेजोरिटेरियन, वो तो पॉलिटिक्स में हर जगह कि जहाँ मेजोरिटी मुस्लिम्स है वहाँ माइनॉरिटी हिंदूज को भी थोड़ा वो किया जाता है कि इनको देख के मेजोरिटी कहीं भी किसी भी रिलीजन किसी भी कास्ट की रहेगी उसको थोड़ा पैम्पर किया जाएगा, क्योंकि वोटिंग शेयर उधर से ही ज़्यादा आएगा। वो कॉमन सेंस है। और बाद में वो रूल्स जो भी है, लॉज लाए जाते हैं, जैसे अगर फ्री कोई भी चीज़ की गई तो वहाँ तो वो तय नहीं होता ना कि फ्री मुस्लिम के लिए, फ्री हिंदू के लिए, वो तो सबके लिए फ्री है। फ्री तो सबके लिए किया जाएगा, लेकिन ये है कि जब वोटिंग का टाइम आता है इलेक्शन से पहले, तो थोड़ी ऐसी बात की जाएगी और थोड़ा पैम्पर किया जाता है मेजोरिटी को। वो हर जगह, हर समाज में, हर तबके में, हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। अब ये कोई ओपनली कर देता है, कोई ओपनली नहीं करता है। जैसे कांग्रेस अपने आप को बोलना नहीं चाहिए, बट सच्चाई यही है। जो पार्टी अपने आप को सेकुलर कहती है, यही कांग्रेस थी जिसने शाहबानो केस के टाइम पार्लियामेंट फैसला पलट दिया था सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए लेजिस्लेशन लाएगा राजीव गांधी सरकार द्वारा। वही थे कि इनकी लेजिस्लेशन लाने के बाद आपने शाहबानो केस के लिए पूरा फैसला पलट दिया कि मुसलमानों को खुश करने के लिए। अब बाद में जब देखा कि हिंदू नाराज हो गए तो रामायण चला दी डीडी नेशनल पे, ये भी खुश रहे। अब बाद में ताला, वो पूरा लंबा जर्नी जो आप खुला बाबरी मस्जिद का तमाम फसाद तो इन्हीं की भी सारे कारनामे हैं। बाद में आज के टाइम में अब ये कवर अप करते हैं, तो आपका मोटिव क्या है? बीजेपी तो क्लियर है अपने नेशनलिज्म को, हिंदुत्व को लेकर, उसको तो पता है कि अब किस पार्टी पे लड़ रहे हैं, आइडियोलॉजी क्या है। ना कांग्रेस की कोई आइडियोलॉजी है, ना आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी है। जब तक एक आइडियोलॉजी नहीं रहेगी तो उस पर जो कार्डर होता है, जो बेस होता है, वो किस पर वर्क करेगा? कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी गलती यही है सर कि कांग्रेस मनरेगा का ऐड चला रहा है मल्टीप्लेक्स में। अब मल्टीप्लेक्स में बैठ के जो लोग आ रहे हैं वो तो 500 वो मनरेगा थोड़ी वो फॉलो कर रहे हैं, उन पर रूल थोड़ी। आपको जो चीज़ जहाँ तक पहुँचनी चाहिए, जिसके लिए, जैसे अगर शॉपकीपर के लिए मैं जीएसटी का रूल अगर कुछ उसके लिए कर रहा हूँ, तो वो चीज़ शॉपकीपर को पता होनी चाहिए। आप शॉपकीपर को बता के इंडस्ट्रियलिस्ट को बताएं। आउटरीच का है, कैसा हो रहा है आपका प्रॉपर आउटरीच रीच कैसा गलत है। आम आदमी पार्टी के साथ क्या है कि उसको रीच, उसकी लेवल, जो लोग गरीब हैं, औरतें हो गई या बाहर के पूर्वांचली लोग जो ज़्यादातर उधर रहते हैं, उनमें रीच सही उनकी। और बताओ भाई, बात हो रही है युवा वोटर, अगर ये भी बता सकें कि मुस्लिम समुदाय को लेकर दिल्ली की जो अभी की सरकार रही 10 साल से आम आदमी पार्टी की, मुस्लिम समुदाय को लेकर सरकार का रुख या उस पार्टी का रुख कैसा रहा? पॉजिटिव रहा, निगेटिव रहा, या उसमें कहाँ सुधार किए जाने की जरूरत है, या क्या शिकायत है? अगर आप लोग इस पे बात हो रही है, आप लोग उधर चले गए थे, इसलिए मैं क्या नाम है कि स्कूल्स वगैरह में तो उन्होंने काम किए हैं। स्कूल्स में बच्चे पढ़े हैं, जितने भी ऑटो वाले या गरीब लोगों के तबके, यहाँ तक को फ्री शिक्षा मिल रही है। शिक्षा मिल रही है। और शिक्षा से जो है ना तमाम लोग खुश तो हैं इस बात से कि हाँ उसने शिक्षा पे ज़रूर काम किया है। अदरवाइज जो है ना बाकी कामों में लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि बहुत लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है क्या? लॉ एंड ऑर्डर गृह मंत्रालय के हाथ में है। वो तो सेंटर के हाथ में, उनके हाथ में थोड़ी ना है। गृह मंत्रालय के हाथ में है लॉ एंड ऑर्डर केजरीवाल के हाथ में आ गया तो ये मेरे इलाके का गुंडा है, इसको रिलीज कर दो, उसको छोड़ दो, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। एमएलए साहब के जो सपोर्टर्स होंगे उनको जो है ना जल्दी छोड़ दिया। ये शिकायत तो सर किसी भी राज्य में होगी ना, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार होगी, जहाँ लेफ्ट की सरकार होगी, जहाँ बीजेपी की सरकार होगी, वहाँ पे जहाँ पे जिस भी सरकार के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर होगा, वो तो इस तरह की चीजें कर सकती है ना। दिल्ली में ये चीज़ इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लॉ एंड ऑर्डर जो है ना वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाए। फिर तो ये है कि भाई आम आदमी पार्टी के आएगी तो उनके गुंडों का वर्चस्व रहेगा, बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी तो बीजेपी के लोगों का वर्चस्व रहेगा। तो यहाँ की टाइम की चीज़ें हैं कि जो पुलिस है वो तो ऑब्वियसली पुलिस तो सेंटर के पास, वो तो पहले से ही यहाँ रहा। और उस वजह से दिल्ली के साथ दिक्कत भी ये हो जाती है कि दिल्ली एज अ यूनियन टेरिटरी के साथ एक कैपिटल, जो सेंटर पावर रहती है पूरे इंडिया की फेडरलिज्म के हिसाब से, तो वो वहाँ है। तो वो लोग अगर पुलिस तो वो भी फैक्टर है कि अगर पुलिस दे देंगे स्टेट को तो फिर उनके पास पावर, क्योंकि सेंटर को अपने पास भी पावर रखनी पड़ती है, क्योंकि दिल्ली हब है सारी चीज़ों के लिए, सेंटर है, सारे मिनिस्ट्रीज़ यहाँ है, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज है, तो बहुत सारे फैक्टर्स है। देखिए बहुत माइन्यूट डिटेल में अगर जाइएगा तो फिर आवाम में सब लंगे कहा जाता है कि माइन्यूट डिटेल में कोई पार्टी अच्छी नहीं है। मैंने एट द एंड ऑफ द डे यही है कि बुरे में आपको कम बुरा चुनना, कि जिससे आपके पार्टी को, आपके लोगों को फ़ायदा हो। खान साहब को एक बेनिफिट ये मिलेगा कि जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, अरीबा, शफाउर रहमान और बाकी जो पार्टी से खड़े हुए हैं, उन्होंने रिसेंटली अभी 1 महीने पहले ही जो है लोगों के सामने आना शुरू किया है।
अदरवाइज जो 11 साल से लगभग है यहाँ 11 पे। साल से यहाँ पे सबके सामने ग्राउंड लेवल पर वो कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। बाकी जितने भी चेहरे हैं वो अभी 2-3 महीने से ही एक्टिव हैं। अच्छा, जिस कैंडिडेट को खड़ा होना चाहिए था वो थे मिस्टर महमूद, वो आम आदमी पार्टी से थे, मगर उन्होंने वो खड़े ही नहीं हुए। उनकी हिम्मत क्यों नहीं हुई दोबारा खड़े होने? सपोर्टर बोलते हैं कि शरद जहां खड़ा होना चाहिए था। शायद चांसेस है कि उन्हें कोई फाइट दे सकता था। एक अरीबा खान को टिकट दे दिया, वो लड़की है। यहाँ के जो इलाके के लोग हैं वो ज़्यादातर जो है ना आदमियों को ज़्यादा फेस करके अपनी प्रॉब्लम्स बताना अच्छा समझते हैं। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्या नाम है कि यहाँ पे जो है मतलब लड़की है, अब उसके पास जाके हेजिटेट होते हैं लोग, थोड़ा सा घबराहट होते हैं कि लड़कियों की लीडरशिप से थोड़ी सी एक समस्या होती है। लड़कियों की लीडरशिप से थोड़ी समस्या होती है कि इस लड़की को मान लीजिए अभी अमानतुल्लाह खान साहब इधर से जा रहे हैं या आसिफ मोहम्मद खान जा रहे हैं, तो 4 लोग उनको रोक के बुला के अपने पास बिठा के बात को समझा देंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को समझा देंगे। मगर अरीबा अगर जा रही है तो अरीबा से ये नहीं कह सकते आइए मेरी दुकान में बैठी मेरी प्रॉब्लम्स को सुनिए। लेकिन ये तो प्रॉब्लम फिर वोटर में है ना। वो एक महिला आके लड़ रही है, अगर वो जिस भी पार्टी से लड़े, बीजेपी से लड़े, कांग्रेस से लड़े, आपसे लड़े। यहाँ के इस इलाके के जो भी काम है यहाँ के बुजुर्ग वगैरह ही डील करते हैं। बच्चे जो है यंगस्टर वगैरह को दूर ही रहते हैं। वो अब महिला आगे नहीं आ पाएगी क्योंकि लोग बोलेंगे कि महिला लीडरशिप में के सामने जाने में समस्या होती है। ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। मुस्लिम इलाके के अंदर जो है इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो किया जाता है। आप ये देखिए, इकरा है, इकरा हसन जो है जाफराबाद वहाँ से मुजफ्फरनगर से खड़ी हुई है। वहाँ पे जितने भी यूथ हैं जीती ना वो ये कहते हैं कि साहब उसका कभी दुपट्टा नहीं उतरा सर से, सब सर से दुपट्टा नहीं उतरा। अब इस चीज़ को कितनी बारीकी से वो देख रहे हैं कि सर से दुपट्टा नहीं उतरा। देखो कितनी नेक लड़की है, कितनी बड़ी अच्छी लड़की है। अब एक लड़की अगर नॉर्मल अपने अगर उसमें आ जाए, वो उस तरीके से आ जाए कि साहब मेरी तो लाइफ है, मैं जैसे चाहे फैशन कपड़ा पहने, तो लोग जो है इस पर आपत्ति उठाते हैं कि यार महिला है। अब महिला के लिए तो आप ही कह देंगे साहब वो किसी भी तरीके के कपड़े पहन सकती है, जा सकती ऑब्वियसली पहन सकती है, जो मर्जी है उसकी पहन सकते हैं। मगर इस टाइम जो दिल करे खाइए, जो दिल करे पहनिए, जो दिल करे बोलिए, लेकिन बोलने में ये सोचिए कि किसी का हर्ट ना कर दें। लेकिन कपड़ा पहनना, खाना पीना, घूमना फिरना, मतलब ये तो पुलिसिंग है ना सर। ये पुलिसिंग है कि हम किसको क्या बोल रहे हैं, क्यों कैसा क्या पहन रहा है। अब उनकी दानिश साहब हैं, दानिश साहब की वाइफ इलेक्शन में जीत गई, काउंसलर बन गई। आज तक नहीं देखा उनको कभी भी सड़क पे निकलते हुए कि साहब जो है ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। हम हमेशा उनके हस्बैंड मतलब यार सर आपका नाम क्या है? मुनव्वर खान। मुनव्वर भाई, आप एक समस्या है कि सड़क पे दिख नहीं रही एक महिला, फिर एक समस्या है कि दूसरी दिख जाएगी तो उससे बोलेंगे कैसे, फिर तीसरी जो दिख गई उसके सर पे दुपट्टा है। मालिक ये कैसे चलेगा? नकाब में जा रही है, हिजाब में जा रही है, आज किसी और तो वो नहीं पहचान पाते लोग उसको। तो लोग थोड़ी बात बुरी लगेगी लोगों को, लेकिन वो वही टाइम है जब हिंदुस्तान में पहली बार बुर्का आया था, इंग्लिश आई थी, इलेक्ट्रिसिटी आई थी। आप हो सकता है चेक कर सकते हैं, तो यही मुसलमान कौम थी जिसमें से बहुत लोगों ने फतवा ला दिया था बिजली हराम है इस्लाम में, इंग्लिश हराम है। सर सैयद अहमद खान ने जब पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई थी, इंग्लिश तो बहुत सारे 743 फतवा, अगर हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली हम गलत हो, उनके खिलाफ फतवा ला दिया गया था कि इंग्लिश हराम है इस्लाम में। आज इंग्लिश ना पढ़ते रहते मुस्लिम बच्चे, ऐसा कोई भी कम्युनिटी ना पढ़ती रहती तो क्या करती आपको ही पता, क्या कर सकते थे। कहाँ कम्पीट करते हैं आप? कहाँ कम्पीट करते दुनिया में, कहाँ? जिन्होंने एजुकेशनल हासिल नहीं करी, ये बात गलत है। ये जो सुन लीजिए पहले, जो ये फैलाया हुआ था, जिन लोगों ने एजुकेशनल हासिल नहीं करी थी उन लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए फैलाया था। कैसे आप बांटेंगे? जो आप फतवा वाली बात कर रहे हैं ना, वो नहीं, वो बात आपकी ठीक है, वो बात आपकी ठीक है, मगर ये क्यों फैलाया गया? जिन लोगों के पास एजुकेशनल नहीं है, जो ज्यादा समझदार नहीं है, उन लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कि ये करोगे तो आप इसमें वो प्रोटेस्ट करोगे या फिर कुछ भी करोगे, मगर ये बात गलत है। बिजली मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, ये जिन लोगों के पास एजुकेशनल सही हासिल नहीं है, ये उन लोगों का फैलाया हुआ है। एज अ कम्युनिटी हम लोगों को चेंजेस लानी पड़ेगी अपने अंदर भी, हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तालीम ऐसी चीज़ है, जब कुरान पहले नाजिल हुआ था तो सबसे पहला अल्फाज था इकरा। इकरा माने पढ़ो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर तुमको चीन भी जाना पड़े, सऊदी से चीन की दूरी बहुत दूर थी, वहाँ भी जाना पड़े तो जाकर पढ़ो, तालीम हासिल करो, दीनी और दुनियावी तालीम दोनों हासिल करो। प्रॉब्लम ये है आज के टाइम में कि हर इंसान जितनी तालीम उसके पास है, थोड़ी या ज़्यादा, वो सोच रहा है मुझे सब पता है, और दूसरे पे इम्प्लीमेंट। एक बात तो आपको एक बात का जवाब तो दे दीजिएगा। जो ये बात इसी संदर्भ में एक सवाल पूछूंगा। बार बार मुस्लिम समुदाय पे ये इल्ज़ाम लगता रहा है, इल्ज़ाम भी नहीं कहेंगे, मुस्लिम समुदाय के बारे में एक परसेप्शन बनता रहा है कि मुस्लिम समुदाय बहुत क्लोज कम्युनिटी है, ठीक है, और रूढ़िवादी है, ये भी कहा जाता है, ठीक है। अब आप इसका आप काउंटर पर्सपेक्टिव आप दीजिएगा। लेकिन कहा जाता है कि पढ़ाई लिखाई को लेकर ठीक है, कई जगह कई पॉकेट्स में आपको
एक शिक्षा का उत्थान दिखता है, कई पॉकेट्स में आपको पढ़ाई लिखाई को देकर अच्छी प्रैक्टिसेस करते हुए लोग दिखते हैं। का ये भी ऐसा था, सर सैयद अहमद खान भी मुस्लिम कम्युनिटी से ही आते थे, जिन्होंने AMU की नींव रखी थी पहले। हाँ, एंग्लो मुस्लिम इंटर कॉलेज हुआ करता था पहले वो। लेकिन फिर भी बार बार मुस्लिम समुदाय के बारे में देश में एक परसेप्शन है कि उनकी पढ़ाई लिखाई बड़ी क्लोज किस्म की है, वो एक रूढ़िवादी परंपरा फॉलो कर रहे हैं। रूढ़िवादी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे मैं भूल जा रहा हूँ, कंजर्वेटिव किस्म की सोच फॉलो करते हैं। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं, असल में रूढ़ी ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। उसकी वजह है कि अभी भी जो स्टैटिस्टिक्स थे, कुछ साल पहले जब हम लोग जामिया में थे तो हमारे प्रोफेसर ने खुद बताया था कि हमारी कम्युनिटी से 94% लोग मास्टर्स नहीं कर पाते हैं। सिर्फ 6% आबादी मुस्लिम कम्युनिटी की आपकी मास्टर्स कर पाती है किसी भी फील्ड में, चाहे MSc हो, MBA हो, MTech हो। अब ये है कि कुछ प्रॉब्लम्स हालात के भी हो जाते हैं कि माली तौर पे जो इकोनॉमिक वे में थोड़े कंडीशंस वो कम रहे। दूसरा ये भी रहा कि ज़्यादातर जो फैमिलीज थी पहले हम लोगों ने, जो पहले बुजुर्ग गुजरे, वो ज़्यादातर या तो पढ़ने से ज़्यादा काम करने में ज़्यादा ध्यान दिया, पढ़ाई पे नहीं ध्यान दिया। माली हालात की बेसिकली वो ज़्यादा मैटर किया। लेकिन अब जो जनरेशन है वो पढ़ने लगी है, बहुत लोग पढ़ते हैं और पढ़ना चाहते हैं। कई गरीब के बच्चे हैं, वो मतलब अब तो मदरसों में भी जो है इंग्लिश पढ़ाई जाती है। चेंजेस आ रहे हैं। अब ये है कि किसी भी समाज को इवॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। अब ये समाज भी इवॉल्व करेगा, बट ये कि लोगों को थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे को होगा। कोई भी परफेक्ट नहीं होता सर, कोई भी परफेक्ट नहीं है। बस ये है कि हमें अपनी खामियों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। बस पुरानी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये कह देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि वी आर दी ट्रुथ, हम ही सच हैं, हम ही सब कुछ पता हमें ही है। ये कभी नहीं हो सकता सर। जिसने सब जान लिया वो खुदा, वो इंसान थोड़ी है। इंसान का तो हमेशा से बातचीत सुन रहे थे, इसलिए मैंने आपको बुला लिया कि हाँ जी जी सर, थैंक यू सो मच सेव हियर। बात हो रही है सर, मतलब बातचीत में ख़त्म करने के दौर में हुआ, लेकिन फिर भी एक और पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगा कि जो मुस्लिम समुदाय को लेकर एक परसेप्शन है। जैसे अभी भाई, ये बात शुरू कैसे हुई, अगर आप नहीं थे तो मैं बता दूं कि भाई साहब ने 2-3 बातें कही। एक कहा कि एक काउंसलर हैं, पार्षद हैं, वो उनके पति हैं यहाँ पे, तो वो घर से निकलती नहीं हैं। फिर वो बोलते हैं कि अगर अरीबा खान जीतेंगी तो मुस्लिम महिला हैं, तो यहाँ के मर्दों को उनसे बातचीत करने में झिझक होगी, मुस्लिम लीडर से समस्या होती है। फिर ये कहा कि इकरा हसन है, जो सांसद हैं, इकरा हसन के बारे में लोग कहते हैं कि वो सड़क पर चलती हैं, उनके सर से पर्दा भी नहीं हटता है। तो बार बार मुस्लिम लोगों में, मुस्लिम समुदाय के लोगों में फीमेल लीडरशिप को लेकर क्या सोचना है उनका, कि महिला उनके बीच से निकले और लीडरशिप के लिए जाए, किसी भी पार्टी से जाए, वो उनका प्रॉब्लम है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी खास पार्टी की बात की जाए, कोई पार्टी हो। फीमेल लीडरशिप को लेकर और कंजर्वेटिज्म को लेकर कितने रूढ़िवादी हैं, क्या नहीं है, शिक्षा के विस्तार को लेकर क्या सोचना है आप लोगों का? देखिए, शिक्षा के विस्तार को लेकर, मेरा नाम तालिब है और मैं खुद एक एजुकेशन उससे जुड़ा हुआ हूँ। मेरा एक स्कूल है, प्राइमरी लेवल है यहीं पे ओखला में। जी। तो जो शिक्षा को लेकर जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो परसेप्शन है कि एक दीनी इल्म और एक दुनियावी इल्म, ऐसा परसेप्शन वैसे है नहीं। इल्म जो है ना, वो 2 तरीके के होते हैं, एक फ़ायदे का इल्म और एक नुकसान का इल्म। कोई इंसान अगर केमिस्ट्री का माहिर है और वो केमिस्ट्री का माहिर होकर यमुना की सफाई कर रहा है, तो डेट इज़ फ़ायदे का इल्म, क्यों? उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। कोई भी इल्म ऐसा जो होता है, कोई डॉक्टर है, उसने वो इल्म को हासिल करके लोगों का वो फ़ायदा हासिल कर रहा है, तो वो फ़ायदे वाला इल्म होता है। तो ये 2 इल्म की जो परसेप्शन है ना हमारे लेकर, ये ऐसा कुछ नहीं है। हमें इस प्रोफेशन में जाना पड़ेगा, हमें एजुकेशन में अपर लेवल तक जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इन सलाहियतों में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये गलत परसेप्शन है कि हमें दोनों इल्म को लेकर साथ में चलना पड़ेगा। और जहाँ तक बात हुई फीमेल लीडरशिप की, तो फीमेल लीडर में ऑन चॉइस है, जिसको आगे आना है तो आगे आइए। जो हमारे जो इस्लामिक परसेप्शंस हैं उनको लेकर आगे बढ़िए, अब जितना आपको बढ़ना है आगे। इसमें किसकी मनाही कोई है? अब अरीबा खान है, यहाँ से जब काउंसिलर चुनी करिए, किस लोगों ने, किन लोगों ने चुना? हमने तो चुना भाई, उनको इन लोगों ने। से हमारे परसेप्शन ऐसे होते कि फीमेल लीडरशिप आगे नहीं आनी चाहिए, तो वो काउंसिलर को ही होती है ना। अभी यहाँ से अगर कोई अरीबा को फर्स्ट टाइम, अगर ये सही कह रहे हैं कि अरीबा को हम ही नहीं चुना था, मगर अरीबा को चुनने के बाद जब लोगों ने देखा, आप अगर अभी शाहीन बाग जाएंगे तो वहाँ पे अक्सर लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं ज़्यादातर, और यंगस्टर्स भी हैं, वो भी ये कहेंगे कि एक लेडीज से बात करने में थोड़ी एजिटेशंस होती है। एक होता है ना कि ऐसा, उन लोगों का कहना है। आप पूछ ले वीडियो, ये सबको दूसरे के ऊपर डाल दे रहे हैं। मैंने खुद उनमें देखे ना, इंटरव्यूज देखे हैं, वहाँ के लोगों से पूछा है, यार अरीबा को रोक कर कोई भी प्रॉब्लम बताने में थोड़ी सी एजिटेट होती है, रात को 3 बजे नहीं जा सकते। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो कभी मुझे तो कभी फील नहीं हुआ कि लोगों ने ऐसी कोई बात की हो।
हाँ, इनसे किसी ने कहा हो तो वो अलग मुद्दा है। मैंने यूट्यूब पे खुद देखा लोगों के नहीं, बारे ठीक में। है, और मैं- दूसरी मैं- नहीं मैं बता अरे ठीक है, और मैं- अब अगर अब क्या है अब वो यूट्यूब छोड़ दीजिए, आपको होगी बात करने में हेजिटेशन, मुझे एजुटेशन इसलिए नहीं होगी क्योंकि मैं एजुकेट हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, तो इसलिए मुझे हेजिटेशन नहीं होगी। जो अनएजुकेटेड लोग हैं यहाँ पे उनको हेजिटेशन होगी, वो यहाँ के इलाके के मामले मसाइल में पढ़ते हैं, वो नहीं कह पाते। अब उनके फादर हैं, उनसे ही बात करते हैं। अब आप खुद देख लीजिए प्रैक्टिकल, दानिश साहब जो हैं उनकी वाइफ काउंसलर हैं, आज तक उनकी वाइफ को हमने नहीं देखा बाहर निकलते हुए। लोग पहचानते भी नहीं, उनके हस्बैंड को पहचानते हैं। वो कभी मिल गए तो उनसे कोई शिकायत कर दी, यहाँ तक कि ऑफिस में भी नहीं मिलती हैं वो। अब लोग इस चीज को देख एक बार प्रैक्टिकली आजमा लिया। पहली बार काउंसलर इधर से भी बनी है क्योंकि यहाँ तो रिजर्व्ड है लेडीज की सीट। अब लोग काउंसलर के लिए ये प्रॉब्लम कम्युनिटी से ज़्यादा ना, ये कम्युनिटी से ज़्यादा प्रॉब्लम ये सोशल इश्यूज की प्रॉब्लम है, क्योंकि खासकर अगर यूपी बिहार में आप जाएंगे तो ग्राम प्रधान अगर महिला है ना, तो उसका पति जो होता है, उसके पति के कार्ड पे लिखा रहता है प्रधान पति, तो प्रधान प्रतिनिधि, और वो सारा काम वही देखता है, पूरे गांव में वही प्रधान की तरह से फेमस होता है। मतलब ये तो अकाट के सच है, ऐसा कुछ रहता है। क्योंकि ऐसा है कि अभी हमारे यहाँ जब हम छोटे से गांव से आते हैं, वहाँ चेयरमैन कहाँ है नगीना है विधानसभा चंद्रशेखर, ठीक है। तो वहाँ क्या नाम पे पड़ेगा दोस्त आपका? हाँ लईक अहमद। हाँ। तो वहाँ पे जो है हमारे यहाँ ताहिरा खलील हैं, मगर उन्होंने आज तक कभी देखा ही नहीं और कभी हमने भी नहीं देखा। 20 साल हो गए उन्हें भी, 5 बार हाँ, 4 मतलब बार की वो बन चुकी हैं। मगर वही है कि सही भी कह रहे हैं जहाँ तक है वो, कि झिझक होती है। मैन उनके अभी पहले उनके पति थे शेख खलीलुर रहमान, वही साइन करते थे और उनसे ही लोग मिलते थे। आज ताहिरा खलील हैं, हम नहीं मिल पाते। फिर भी उनके पति से मुलाकात हुई। वो आज उनके पति नहीं रहे, उनके लड़के हैं। तो ताहिरा खलील कभी सामने नहीं आती, कभी ऑफिस में नहीं मिलती हैं, कभी हम नहीं मिले हैं। एक आम आदमी भी डायरेक्ट जाके उनसे चेयरमैन से नहीं मिल सकता। अगर उनकी जगह अगर पुरुष थे, जब खलीलुर रहमान थे, तो आप बेहिजक रात को 10 बजे भी गए, 12 बजे गए, कहीं थाने का मसला हुआ या झगड़ा हुआ, तो आप जाके कह भी सकते थे, फ़ोन भी कर सकते थे कि कहाँ है। अब आज मगर उस चीज़ का बहुत फ़र्क है। ठीक है, ऐसा मतलब देखिए विलेजेस में मैंने देखा है अक्सर, ये तो एक मुस्लिम को लेकर पर्सपेक्टिव मत करिए कि वो लेडीज से बात करने में। मैंने देखा है कि कई गांव में जो प्रधान है जिसमें लेडीज रिजर्व सीट आती हैं और लेडीज जीत के आती है, चाहे वो नॉन मुस्लिम भी हो, कोई भी हो, जाके उनके हस्बैंड से ही काम करवाने पड़ते हैं सारे। वही तो मैंने कहा कि कम्युनिटी से बड़ा सोशल इशू है, हर जगह मिल जाता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, बिहार, बंगाल वगैरह के लोग 80% लोग यहाँ रहते हैं जो इस चीज़ को फेस करते हैं। जो आपने प्रधानी वाला जो एक तरह से एग्जाम्पल दिया था, सेम वही चीज़ है। भाई साहब ने बहुत अच्छा वही एग्जाम्पल। अभी हमारे यहाँ के सांसद हैं चंद्रशेखर, तो अभी वहाँ पे भी हम लोगों ने भी यही चीज़ें फेस की है कि वो चीज़ नहीं हो पाती है, लेडीज़ और उसमें फ़र्क पड़ता है। एक क्योंकि रहे और वो वही संभालते हैं ज़्यादातर, जो उनके मेन होते हैं। अभी उनके बेटे हैं, उनके घर में जो भी लीडर पुरुष होगा वो संभालता है। हाँ, हालांकि इसको ठीक करने की जरूरत है सर। हाँ, काउंसलर की जो सीटें हैं वो रिजर्व्ड हो चुकी हैं। अब तो इस चीज़ को फेस करना ही पड़ेगा, लोगों को आदत बनानी पड़ेगी लेडीज से बात करने की। मगर लेडीज निकले तो, और या तो फिर उनके हस्बैंड वाइफ कहाँ पहचान, लेकिन प्रॉब्लम है के सारे स्तर पे सुधार किए जाने की जरूरत है। लोग घरों से भी निकले और घरों से निकलने वाले लोगों से भी बात करें, और जितने भी पति हैं या बेटे हैं वो अपने घर वालों की घर की महिलाओं की जो लीडरशिप है उसको मास्क ना करें, उस पर छा के उसको खड़े ना हो जाएं, ताकि इस देश में लीडरशिप को लेकर जो सुधार किए जाने की ज़रूरत है उस ज़मीन पर दिखे भी। टैलेंट टॉप की चुनाव यात्रा चलती रहेगी। मैं सिद्धांत, कैमरे के पीछे राशिद, बहुत बहुत शुक्रिया।